मैंने भी रोमांटिक होते हुए कहा, बस इतना सा शुक्रिया। दिलीप ने मुझको अपने सामने की ओर खींच लिया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। फिर मेरे गालों को चूमने लगा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे में समा गए। फिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए बैठ गए। आज मैं बहुत खुश थी। दिलीप वापस अपने कमरे में चला गया। स्टोरी को अंत तक पूरी जरूर सुने। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ममता है। मैं 35 साल की हूँ, पर आज भी किसी हूर से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नैन नक्श, गोल मटोल आँखें, पतले पतले होठ, सुराही सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से खनकती आवाज मेरे हुस्न में 4 चांद लगा देती थी। मैं खुद को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मेरे पति शेखर ने जब मुझको पहली बार सुहाग रात पर देखा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब 20 साल की उम्र में मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई थी, तब गांव भर में मेरी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। आस पड़ोस की बहुत सी लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती थी। वे एक टक मुझको निहारती रहती थी। जब मेरी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करती तो मैं हंसकर कहती, धत तेरे की ये भी कोई बात हुई। शेखर ठहरा गांव का देहाती लड़का, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर गाड़ी मैकेनिक का काम अच्छा जानता था। उसी से तकरीबन 10,000 महीने वह कमा लेता था। काम करने वह पास के एक कस्बे में जाता था। शाम ढले दाल सब्जी और गृहस्थी का सामान लेकर लौटता था। मैं सज सवर कर उसका इंतजार कर रही होती थी। अगर कभी शेखर को देर हो जाती तो मैं उसे उलाहना देते हुए कहती, देखो जी, हम पूरे दिन आपके इंतजार में खड़े रहते हैं, पर आपको एक बार भी हमारी याद तक नहीं आती। ज्यादा सताओगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। यह सुनकर शेखर मेरी जी हुजूरी करने में लग जाता था। मैं मान भी जाती थी। गर्मा गर्म जलेबी मेरी कमजोरी थी। शेखर घर वालों से छिपते छिपाते थोड़ी जलेबी अक्सर ले आता था। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता गया। 5 साल बाद घर में 2 बच्चे भी हो गए। फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई। गांव में बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं थे, इसलिए मैंने शेखर को कस्बे में जाकर रहने के लिए राजी कर लिया। कस्बे में आकर शेखर पूरी तरह काम में रम गया। अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ न कुछ भेजने की चिंता हमेशा शेखर को खाए रहती थी। वह ओवर टाइम भी करने लगा था। जिंदगी की भाग दौड़ में शेखर का शरीर कमजोर होने लगा था। अब उसमें पहले जैसा जोश व ताजगी नहीं बची थी। वह खा पी कर रात में जल्दी सो जाता था। उसके पास मेरी तारीफ करने के लिए ना तो शब्द बचे थे और ना ही समय बचा था। उन्हीं दिनों शेखर का दूर के रिश्ते का एक भाई दिलीप काम की तलाश में उसके पास आया। वह एक कंपनी में नौकरी करने लगा। उसने मेरे पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया। दिलीप की ड्यूटी ज्यादातर रात में ही होती थी। वह आधे दिन आराम करता और बाकी दिन में अपने छोटे मोटे काम निपटा लेता। मुझसे उसकी पटरी खूब बैठती थी। खाली समय में हम दोनों खूब हंसी मजाक किया करते थे। दिलीप मेरी तारीफों के पुल बांधता तो मैं मुंह में आंचल भरकर हंस देती थी। दिलीप मेरी मस्त हंसी में कहीं खो जाता था। दिलीप की अभी शादी नहीं हुई थी। वह मेरे चुलबुलेपन, रूप रंग और मदमस्त अदाओं का दीवाना हो चुका था। मैं भी उसे छेड़ने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। एक दिन मैं दिलीप से बोली कि गांव कब जाओगे? उसने पूछा, क्यों भाभी, आपके लिए कुछ लाना है क्या? मैंने कहा, हाँ लाना तो है, एक देवरानी। दिलीप इस बात पर कुछ झेप सा गया। इधर बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हो गई। मेरा भाई रामू शहर घूमने आया था। वापस जाते समय वह अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गया। नानी के घर के क्या कहने बच्चे खुशी खुशी चले गए। जाना तो मैं भी चाहती थी, मगर शेखर के ख्याल ने मुझे रोक दिया। उसके खाने पीने, कपड़े धोने की चिंता बनी हुई थी। शेखर सुबह 8 बजे अपना खाना लेकर घर से निकल जाता था और देर शाम 9 बजे तक ही घर लौटता था। दिलीप की रविवार को छुट्टी होती थी। एक दिन वह आराम से दोपहर के 2 बजे तक सोकर उठा, चाय बनाकर पी। बर्तनों की खटपट की आवाज सुनकर मैंने उसे आवाज दी, अरे दिलीप, थोड़ा आना तो। आया भाभी, कहकर वह दौड़ा दौड़ा मेरे कमरे में आ गया। मैं औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे लेटी देख उसने पूछा, क्या हुआ भाभी, तबीयत तो ठीक है आपकी? मैंने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, दुकान से दवा ला दो।
दिलीप पास की केमिस्ट की दुकान से सिर दर्द की गोली ले आया। दिलीप ने मुझको गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भर कर ले आया। दिलीप, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा, मैंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। दिलीप ने अपनेपन से कहा, भाभी आप कहो तो थोड़ा सिर भी दबा दूं। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। दिलीप मेरे सिरहाने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी जादुई उंगलियां मेरे माथे पर थिरकने लगी। दवा के असर और दिलीप की सेवा से मेरे माथे का दर्द तो बंद हो गया, मगर मेरे पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। अब दिलीप की तरफ एक अजीब सा खिंचाव मेरे मन में आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। मैंने बंद आंखों से ही कहा, ठीक है दिलीप, तुम्हारा शुक्रिया। उसने कहा, अरे शुक्रिया कैसा भाभी, अपने ही तो अपनों के काम आएंगे। जब से यहाँ आया हूँ मेरे सिर में आज तक किसी ने मालिश नहीं की है, आप कर सकती हो क्या? मैं सोच में पड़ गई कि आखिर आज दिलीप चाहता क्या है। बड़ी मुश्किल से मैं खुद को रोक पाई थी। फिर आग पानी का मिलन क्या करेगा, मना भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। मेरी पतली लंबी उंगली दिलीप के सिर में हलचल मचा रही थी। वह धीरे धीरे सुध बुध खो रहा था। उसने मेरी गोल मटोल हथेली को पकड़कर चूम लिया। मैंने अपना हाथ खींचते हुए कहा, यह क्या है दिलीप? उसने कहा, यह मेरा शुक्रिया है भाभी। मैंने भी रोमांटिक होते हुए कहा, बस इतना सा शुक्रिया। दिलीप ने मुझको अपने सामने की ओर खींच लिया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। फिर मेरे गालों को चूमने लगा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे में समा गए। फिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए बैठ गए। आज मैं बहुत खुश थी। दिलीप वापस अपने कमरे में चला गया। अब तो यह सिलसिला रोज चलने लगा। शेखर सुबह काम पर चला जाता, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते। दिलीप का प्यार पाकर मैं भी अब संतुष्ट थी। 1 साल बाद दिलीप के घर वालों ने उसकी शादी करा दी और वह शहर छोड़कर अपने गांव चला गया। उसकी याद में कुछ दिनों तक मैं बहुत रोई थी। धीरे धीरे मैं भी दिलीप को भुलाकर एक नई शुरुआत करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अपना एक प्यार सा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।